आजकल याद कुछ और याद कुछ और रहता नहीं, बस एक आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने की बात। याद वो आए चाहे नहीं आए, लेकिन यह प्रश्न आपको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि निश्चित रूप से आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आने वाले हैं। जो भी 10th के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मात्र इस वीडियो में हम 5 प्रश्न बताएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो निश्चित रूप से 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसका 100% गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें वैसे वैसे प्रश्न बताया जा रहा है जो निश्चित रूप से हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है जो देख पा रहे हैं, वो थ्योरम से है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। दिया हुआ है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर है। तो बिल्कुल सिद्ध करने वाला प्रश्न पूछा जाता है, निश्चित रूप से 2 अंक से। और इस तरह के हम 5 वैसे प्रश्न बनाएंगे। तो आज इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो निश्चित रूप से आपका गणित का 10 अंक कंप्लीट हो जाने वाले हैं। तो यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इंपोर्टेंट प्रश्न हर वीडियो में मिलेगा, जो हर एक सब्जेक्ट का होगा और आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में फायदा करेगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज के प्रश्न को हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो चलिए, दिया हुआ है कि भुजा ए वाले, तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज में वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम दे देंगे बी और इसका नाम सी। और क्या करना है कि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है तो सभी भुजा ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि √3/4 गुने जो है ए स्क्वायर, इसका क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। तो सिद्ध करने के लिए कुछ रचना आपको करना पड़ता है जो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो एक एक पॉइंट को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या किए, ए से लंब डाले, लंब डाला कितना, तो डी डाले। तो डी लंब डालने के बाद 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। आप लोग देख पा रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज ए डी बी हो गया और दूसरा ए डी सी हो गया। तो हम किसी एक त्रिभुज में लेंगे और बनाएंगे और मेरा मैथ जो है सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अब फिलहाल यहाँ करना क्या है कि हम लोग देखें कि सभी भुजा आपस में बराबर था। तो यहाँ जैसे लंब डाला गया तो यहाँ जो ए भुजा दिया हुआ था तो अब यह 2 भागों में बांट गया। तो एक भाग जो है a/2 हो गया और एक भाग भी a/2 हो जाएगा। अर्थात ए में 2 हिस्सा लग गया, तो आधा एक तरफ आधा एक तरफ कर दिया गया। ठीक है, अब हम कुछ रचना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, जो हम लिखेंगे हल में लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी घबराहट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। यदि जब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजा बराबर है, बिल्कुल हम लोग देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा रचना हम देखते हैं कि क्या किए इसमें। तो हम ए से लंब डाले हैं बीसी पर, क्या है, ए से लंब बीसी पर डी डाला गया। क्या किया गया, तो यहां देख पा रहे हैं कि ए से लंब बीसी पर क्या डाला गया, तो डी। अब हमारा जो लंब डाला गया वह हमारे त्रिभुज के क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो हम किसी एक त्रिभुज में लेकर चलते हैं, तो ए डी बी में लेकर चलते हैं या ए डी सी में लेकर चलते हैं, कोई एक त्रिभुज में। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। अब बिल्कुल हम कुछ अलग करके आपको इस त्रिभुज को बताते हैं। तो इस प्रकार से हम जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं उसे हम क्या कर लिए, अलग कर लिए। यह ए हो गया, यह डी हो गया, यह क्या हो गया, सी। अब यहां वाला जो मान है आप देख पा रहे हैं कि a/2 है, ये वाला मान है a/2, यहां जो मान है वो a है। अब रही बात कि यहां जो लंब के जगह पे है वही हमें क्या करना है, निकालना है, अर्थात मालूम नहीं है। तो जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो देखते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और न्यून कोण के सामने वाले भुजा लंब होता है और शेष भुजा जो नीचे बचता है क्या होता है, आधार होता है। इसका मतलब है कि हमें लंब निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या, तो लंब जो होता है P बराबर होता है कौन सी, तो √h² माइनस b²। पाइथागोरस प्रमेय से भी ये बना सकते हैं आप। तो अब यहाँ करना क्या है कि लंब जो है, लंब के जगह पर ए से डी है तो बिल्कुल हमको क्या लिखना है, तो यहाँ लिखना है ए डी बराबर √,
अब देखिए कि यहाँ जो h दे रहा है तो h के जगह पर कितना है तो a दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे a का स्क्वायर कर लेंगे माइनस b का मतलब हुआ बेस यानी आधार के जगह पर a बटा 2 है जो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, तो a बटा 2 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट अंडर a का स्क्वायर a माइनस a का स्क्वायर a हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। अब इसके बटा में 1 मानना है, अब क्या करना है बटा का जोड़, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो 1 के टेबल में 4 4 बार में, तो 4 से में गुना करेंगे तो 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 तो ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है तो 4 में से वो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा तो रूट में 3 और बटा में कितना हो जाएगा तो बटा में आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट 3 ही लिख देंगे और बटा में 4 का वर्गमूल 2 होता है और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर में रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि जैसे हम यहाँ से ऊंचाई निकाल लिए, ऊंचाई हमारा निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे तो ऊंचाई जैसे निकला तो हम यहाँ निश्चित रूप से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ 1/2 गुने आधार का मान कितना है तो अब देख लेंगे कि आधार a/2 है, लेकिन अब हम किस में आएंगे तो बड़ा वाला ए बी सी में, तो इसके लिए आधार क्या है तो a है। अब गुने क्या कर लेंगे ऊंचाई का मान कितना है रूट 3/2 और यहाँ क्या है ए, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर इससे बाहर हुआ है तो रूट से बाहर निकला है तो स्क्वायर घटा है। अब यहाँ देख लीजिए कि अब आप लोग देखिए कि 1 से रूट 3 में गुना करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा और a से में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और बटा में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब बिल्कुल देख पा रहे हैं कि हम लोग को जो सिद्ध करना था रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर यहाँ आ गया, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो आप लोग बिल्कुल देखिए कि इस वीडियो में हम लोग सिद्ध कर दिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है तो रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि समझ में आया तो दिल में वरना दिमाग में भी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालो यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। आपको वृत्त नहीं पूछा जा रहा है, अर्धवृत्त पूछा जा रहा है और उसका परिमाप निकालना है। तो बिल्कुल आपको व्यास दिया हुआ है तो आपको परिमाप निकालने के लिए रेडियस त्रिज्या निकालिएगा, उसके बाद आप परिमाप की फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। यदि आप फॉर्मूला नहीं भी जानते तो बिल्कुल इस वीडियो में हम आपको ऐसे बताएंगे, तो आप एक वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से इस तरह के बहुत अनेक जो प्रश्न आएंगे उसे आप बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हल करते समय क्या लिखना है, तो दिया हुआ है कि व्यास, तो सब किसी को पता हो, यदि पता नहीं हो तो देख लीजिए कि व्यास हम लोग क्या बोलते हैं डी बोलते हैं और डी का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थोड़ा सा हम एक फिगर बनाकर समझेंगे अर्धवृत्ताकार का, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं बिल्कुल वृत्त हो गया और वृत्त में जो होता है बीच में केंद्र होता है और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन वही यदि आर पर मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है तो बिल्कुल व्यास हो जाता है और बीच में क्या होता है केंद्र होता है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यही जो व्यास है कितना दिया हुआ है तो 24 सेंटीमीटर दिया है और यह क्या अर्धवृत्त है, अर्थात एक पार्ट इसमें नहीं है तो एक पार्ट को बिल्कुल हम क्या किए हटा दिए, ठीक है। अब इस प्रकार का जो अर्धवृत्ताकार है इसे हमें क्या करना है, इसकी परिमाप कितना है वही बताना है, ठीक है। तो व्यास दिया हुआ है डी, तो सबसे पहले हम त्रिज्या आर निकालेंगे। तो त्रिज्या आर किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए कि त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला आता है कि व्यास बटा 2 अर्थात b/2 होता है। तो d का वैल्यू 24 है, बटा का 2 करेंगे तो 12 बार में कटेगा, इसके मतलब क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपका रेडियस, अर्थात त्रिज्या का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब क्लियर हम लोग करेंगे कि जैसे हम लोग का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या निकालना है तो परिमिति निकालना है। क्या निकालना, परिमिति पूछा जाए या परिमाप पूछा जाए या परिधि पूछा जाए, तीनों एक ही होता है, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, तो अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति क्या होता है, परिमाप क्या होता है अर्धवृत्त का, तो आपको बता दे तो पाई आर प्लस डी होता है। आप यह लिखने के भूल मत कीजिएगा क्योंकि जो होता है आपको वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है
पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि आधा वृत्त है तो इसे हम आधा कर देते हैं और 1/2 करके 2 से कटा के अर्थात पाई आर लिखते हैं। तो बिल्कुल इस नियम से बनाइए, इस फॉर्मूला से, तो आपका मैथ गलत हो जाएगा। आपको अर्धवृत्ताकार के परिधि के लिए यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाई आर प्लस डी लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से मिलेगा। तो पाई का वैल्यू सबको पता है कि 22/7 होता है। वही त्रिज्या रेडियस हम लोग को कितना निकला है, तो 12 निकला है, और जोड़ देंगे कितना, तो डी के मान 24, ठीक है। अब हम लोग देखिए कि यहाँ गुना करते हैं, तो 22 से 12 में बिल्कुल गुना कर लेंगे। कितना आ रहा है, क्योंकि कटने वाला है नहीं, तो देखिए 12 दूनी 24 के 4 हाथ के 2 लगा, 12 दूनी 24 2 26 यानी 264 हो जाएगा। और प्लस में कितना, बट्टा में 7 है और प्लस में 24 है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि 7 से इसमें भागा देकर ऐसे ऐड कर देंगे, बिल्कुल आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम 264 लिखे हैं और भागा देते हैं 7 से, तो क्या करना होगा, 7 तिरका 21 5 4। अब क्या करेंगे, तो 7 सते 49 5 दशमलव देकर 0 7 सते 49। यानी क्लियर है कि आपको यहां तक छोड़ दीजिए या दशमलव में लेकर इसे ऐड कर दीजिए तो दोनों आंसर हो जाएगा। फिलहाल हम यहीं पे छोड़ते हैं और यह आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इसका परिधि हो गया। आप चाहिए तो इसे क्या कर सकते हैं, बटा का जोड़ बनाकर अब बना सकते हैं, या इतना पर छोड़ सकते हैं फिर भी आंसर हो जाएगा। या हम जिस तरह से 37 दशमलव कितना कटाए हैं 7, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 37.7 और जोड़ दीजिएगा 24, तो आप यहां भी लिख सकते हैं कि 4 7 11 का 1 3 2 5 1 6/7। इतना भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर गलत नहीं होगा। या यहां तक भी छोड़ दीजिएगा तभी भी आंसर सही होगा। लेकिन आपको बिल्कुल याद रखना कि अर्धवृत्ताकार का परिमिति पूछे तो पाई आर प्लस डी ही फॉर्मूला लगाइएगा, तभी आपका मैथ सही होगा, अन्यथा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो को लगातार बने रहिएगा, यह वीडियो मात्र आपको 10 से 15 मिनट का होगा। बिल्कुल इस प्रश्न को देखने के बाद आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अगला जो प्रश्न है दिया हुआ है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाकर निकालने वाला जो है, बिल्कुल आपका द्विघात बहुपद का मैथ है। दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद z² - 2z - 8 के शून्यक निकालो। शून्यक निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक गुणनखंड विधि से निकालते हैं और एक मूल द्वारा निकालते हैं, जो फॉर्मूला लगाकर निकाला जाता है। तो बिल्कुल जब तक आपको नहीं कहा जाए कि मूल द्वारा निकाले तब तक मूल से नहीं निकालिएगा। बिल्कुल इसे गुणनखंड फैक्टर, एसी फैक्टर गुणनखंड बिल्कुल आसान होता है। आप लोग एक एक पॉइंट को देखिएगा और निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो देखिए दिया हुआ है कि z² - 2z और -8 बराबर में क्या करिएगा 0। जब ये शून्यक निकालना होता है तो वैल्यू 0 का बराबर रख लीजिएगा। अब यहाँ वाला जो मान है a के जगह पे है, b के जगह पे c, तो एक फॉर्मूला आता है, ट्रिक आता है, इसे अपनाइएगा एसी फैक्टर। तो ये वाला मान कितना है, तो za² गुने c वाला मान कितना है, तो -8। अब क्या करना है, गुना करना है, तो प्लस वाले से माइनस में गुना करेंगे, -8z² हो जाए, ठीक है। अब यहां से क्या करना होता है, तो इस 8z² को दो हिस्से में ऐसे लगाना है कि जोड़े तब भी बीच वाला मान अर्थात 2z आए और घटाए तभी भी आए। तो निश्चित हम क्या करेंगे, इस 8 को दो पार्ट में बांट देंगे। कैसे, तो देखिए, तो 8 में 2 से करेंगे, 2 चौका 8। हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 लिख देंगे, एक जगह 2 लिख देंगे, और z² का मतलब 2 बार है, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लिखिए, ठीक है। अब देखिए हमारा देखेंगे कि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और z में z से गुना करेंगे z²। रहा बात अब माइनस में कैसे आएगा, तो जो बड़ा संख्या उसे माइनस कर लेंगे, जो छोटा संख्या उसे प्लस कर लेंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और z से z में z², ठीक है। अब यहाँ रहा बात कि हमें -2z आएगा कि नहीं आएगा, तो 4z में 2z को घटा लेंगे तो माइनस में 2z निश्चित रूप से आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका एसी फैक्टर जो है बिल्कुल सही है, आपका मैथ गलत नहीं होने वाला है। तो यहां लिखेंगे कि z² - 2z के बदले में 2z लिखने की गलती नहीं कीजिएगा। इसके बदले में अब हमें लिखना होगा यह दोनों 4z + 2z और -8 बराबर 0। अभी दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ रखना है, ठीक है। यहाँ z है, यहाँ z है, तो z को बाहर कर देना है। अब z² का मतलब है कि z 2 बार है, तो एक z यहाँ छोड़ देंगे, प्लस माइनस माइनस, z से z कटा कितना बचा 4 बच गया। कोष्ठ को बंद कर लेंगे, अब इसे भी बंद कर लेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस को देना है। अब देखिए यहाँ z है तो यहाँ z नहीं है, यहाँ 2 है तो 2 के टेबल में 8 है, इसमें तो 2 को बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, z बचा, प्लस माइनस माइनस, और 2 चौका खत्म जाएगा 8।
यदि आपका एसी फैक्टर सही है और आप सही कॉमन निकाले हैं तो बिल्कुल जो ब्रैकेट का मान होगा दोनों एक ही बराबर होगा, तो समझिए कि आपका गुणनखंड सही बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है कि जेड -4 को एक जगह कॉमन कर लेना है, यहाँ वाला और यहाँ वाला, तो बचा जेड प्लस 2, तो लिख देंगे जेड प्लस 2। ठीक है, और बराबर में 0। अब दो पार्ट करने के बाद क्या करना है कि जेड -4 बराबर 0 और जेड प्लस 2 बराबर 0। तो जैसे जेड को फ्री करेंगे तो माइनस वाला दाहिने जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है कि फिर जेड को फ्री करेंगे तो प्लस वाला दाहिने जाएगा तो माइनस में 2। इसका मतलब है कि आपका जो दो शून्यक हो गया, कितना हो गया, तो अतः लिख दीजिएगा कि शून्यक जेड बराबर 4 -2। यही क्या हो गया, बिल्कुल आंसर आपका सही हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और बाकी जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।